दोस्तों, कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानी अखबार की सुर्खियों में नहीं, बल्कि उन लाइनों के बीच छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। और इस बार जो खेल सामने आया है, उसने पूरे इलाके की राजनीति को हिला कर रख दिया है। जिस भारत को सालों से हर हमले के बाद कटघरे में खड़ा किया जाता था, अचानक तस्वीर बदल गई है। अब पर्दे के पीछे किसी और की परछाई दिखाई दे रही है, और वही इस पूरी बिसात का असली खिलाड़ी माना जा रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं रहे, बल्कि विस्फोटक हो गए। ड्यूरंड लाइन के आसपास सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में गोलियों की गूंज छिपी हुई है। कहा जा रहा है कि हजारों तालिबानी लड़ाके सीमा के पास जमा हो रहे हैं। रमजान के महीने में मदरसों पर बमबारी और एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत की खबर ने आग को और भड़का दिया। और जब खुद पाकिस्तान का मीडिया यह कह दे कि कोई बड़ा टीटीपी कमांडर मारा नहीं गया, तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। इसी बीच अचानक शहबाज शरीफ कतर के लिए रवाना हो जाते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या डर इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा? इस्लामाबाद की गलियों में फुसफुसाहट है कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई और ताकत तो नहीं, कहीं कतर की चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत तो नहीं। जब अल जजीरा की रिपोर्टिंग का लहजा बदला और टीटीपी लड़ाकों को फाइटर कहा जाने लगा, तब पाकिस्तान में हलचल और तेज हो गई। क्या यह सिर्फ पत्रकारिता थी या किसी बड़े रणनीतिक संकेत का हिस्सा? इसी दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया, कतर से एलएनजी खरीद घटाई और रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी। 24 फरवरी 2026 को शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तामीम बिन हमद अल थानी से। मिशन था तालिबान को शांत करवाना। सब जानते हैं कि तालिबान का राजनीतिक दफ्तर लंबे समय तक कतर में रहा है, यानी अगर कोई तालिबान के कान में फुसफुसा सकता है तो वह कतर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फुसफुसाहट से बारूद शांत हो जाता है? और इसी शतरंज में भारत की एंट्री कहानी को और रोमांचक बना देती है। भारत ने अफगानिस्तान को 150 करोड़ की मानवीय सहायता भेजी, ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों ने हाथ पीछे खींच लिए थे। यह सिर्फ मदद नहीं थी, यह संकेत था कि भारत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम आरोप लगाए कि भारत ने तालिबान के भीतर पैठ बना ली है। हालांकि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई, लेकिन आरोपों की गूंज इस बात का संकेत है कि डर असली है। इसी बीच कतर और इटली की ऊर्जा कंपनी एनी के साथ एलएनजी डायवर्जन डील ने पाकिस्तान को अस्थायी राहत दी। 45 कार्गो खुले बाजार में बेचने की अनुमति, संभावित 1 ट्रिलियन की बचत। सुनने में ये किसी आर्थिक संजीवनी से कम नहीं, लेकिन शर्तें ऐसी कि अगर बाजार भाव गिरा तो नुकसान की भरपाई पाकिस्तान को ही करनी होगी, यानी राहत है पर तलवार की धार पर। अब सोचिए, सीमा पर तनाव, अंदरूनी घबराहट, आर्थिक दबाव और कूटनीति की गहरी चालें। 3 खिलाड़ी मैदान में है, पाकिस्तान, कतर और भारत। तालिबान किसकी सुनेगा? अगर हमला होता है तो संदेश क्या जाएगा? अगर नहीं होता तो पर्दे के पीछे कौन सी डील काम कर गई? इस वक्त सन्नाटा सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब चारों तरफ शांति दिखती है तभी सबसे बड़ा तूफान जन्म लेता है। और अब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उस एक कदम का जो इस पूरे खेल की दिशा तय करेगा। दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को सतह से थोड़ा नीचे जाकर देखें तो असली खेल सिर्फ सीमा पर खड़े लड़ाकों का नहीं है, बल्कि भरोसे और डर का है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण खोने का डर है। जब कोई देश हर दिशा में शक करने लगे तो समझ लीजिए कि उसके भीतर आत्मविश्वास दरक चुका है। मुझे लगता है आने वाले महीनों में असली टकराव गोली से नहीं, बल्कि प्रभाव से होगा। तालिबान तुरंत बड़ा हमला करे, इसकी संभावना उतनी नहीं है जितनी धीरे धीरे दबाव बढ़ाने की है। छोटी छोटी झड़पें, सीमित जवाबी कार्रवाई और लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव, ताकि पाकिस्तान थका हुआ और अस्थिर दिखे। यह सीधी जंग से ज्यादा खतरनाक रणनीति होती है, क्योंकि इसमें सामने वाला दुश्मन दिखता नहीं, पर असर लगातार होता रहता है। कतर की भूमिका भी अचानक खत्म नहीं होगी। संभव है कि वह खुद को शांतिदूत की तरह पेश करे, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपने हित साधे। अगर पाकिस्तान आर्थिक रूप से और कमजोर होता है तो भविष्य में ऊर्जा और निवेश के नाम पर उस पर शर्तें और कड़ी हो सकती हैं। यानी अभी जो राहत दिख रही है वह आगे चलकर एक लंबे आर्थिक बंधन में बदल सकती है। भारत के लिए यह समय सीधी प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी जगह मजबूत करने का हो सकता है। अगर अफगानिस्तान में भारत की छवि मददगार और स्थिर साझेदार की बनती है तो धीरे धीरे मध्य एशिया का रास्ता स्थायी रूप से खुल सकता है।
इससे पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत कम होने लगेगी और यही वह बदलाव होगा जो इस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक और संभावना है जिसे लोग अभी खुलकर नहीं देख रहे। अगर पाकिस्तान के अंदर आर्थिक दबाव और सुरक्षा अस्थिरता साथ साथ बढ़ते हैं तो आंतरिक राजनीतिक असंतोष भी तेज हो सकता है। ऐसे में सेना और सरकार के बीच खींचतान गहरी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब बाहरी मोर्चे पर दबाव बढ़ता है तो अंदर की दरारें भी चौड़ी हो जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा खेल समय पर टिक गया है। जो भी पक्ष धैर्य रखेगा और जल्दबाजी में गलती नहीं करेगा वही अंत में फायदा उठाएगा। अगर पाकिस्तान जल्दबाजी में फिर कोई बड़ा कदम उठाता है तो वह खुद को और अलग थलग कर सकता है। अगर तालिबान इंतजार करता है तो उसका दबदबा बिना बड़ी जंग के भी बढ़ सकता है। मुझे लगता है आने वाला दौर खुले युद्ध का नहीं बल्कि छाया युद्ध का होगा। बयानबाजी तेज होगी, आरोप बढ़ेंगे, लेकिन असली चालें बंद कमरों में चलेंगी। और जब दुनिया को लगेगा कि सब शांत हो गया है तभी कोई नई खबर इस पूरे समीकरण को फिर से हिला देगी। सवाल अब यह नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, असली सवाल यह है कि कौन सबसे ज्यादा समय तक धैर्य रख पाएगा, क्योंकि इस शतरंज में जीत उसी की होगी जो आखिरी चाल चलने से पहले सामने वाले को थका दे। दोस्तों, अगर हम आने वाले समय की तस्वीर को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा बदलाव अचानक धमाके से नहीं बल्कि धीरे धीरे खिसकती जमीन से होगा। अभी जो तनाव दिख रहा है वह बस शुरुआत है। असली कहानी अगले 1-2 साल में खुलेगी और वह सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि ताकत के संतुलन में दिखेगी। संभावना यह है कि पाकिस्तान खुली जंग से बचेगा क्योंकि उसकी आर्थिक हालत लंबी लड़ाई की इजाजत नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शांति आ जाएगी। सीमित झड़पें, आरोप प्रत्यारोप और पर्दे के पीछे गुप्त बातचीत यही नया सामान्य बन सकता है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वह किसी बड़े टकराव को टालते हुए अंदरूनी हालात संभाले, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों दबाव में रहे तो देश के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। और जब अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो बाहरी मोर्चे पर निर्णय और भी उलझ जाते हैं। तालिबान की रणनीति सीधी टक्कर की नहीं बल्कि प्रभाव बढ़ाने की हो सकती है। अगर वह बिना बड़े युद्ध के पाकिस्तान को लगातार असहज रखता है तो उसकी क्षेत्रीय ताकत बढ़ेगी। वह खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहेगा जो किसी के इशारे पर नहीं चलती। आने वाले समय में वह चीन, रूस और खाड़ी देशों के साथ संतुलन बनाकर अपने लिए ज्यादा मान्यता और निवेश हासिल करने की कोशिश कर सकता है। कतर की भूमिका दिलचस्प रहेगी। वह खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करेगा, लेकिन हर समझौते में अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदे को सुरक्षित रखेगा। अगर पाकिस्तान कमजोर स्थिति में रहता है तो भविष्य में ऊर्जा सौदों और निवेश के जरिए उस पर उसका प्रभाव और बढ़ सकता है। भारत के लिए यह समय शांत लेकिन निर्णायक हो सकता है। अगर भारत अफगानिस्तान में मानवीय और आर्थिक सहयोग को स्थिर रूप से जारी रखता है तो धीरे धीरे मध्य एशिया तक उसका सीधा संपर्क मजबूत होगा। इससे पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीतिक गहराई की अवधारणा कमजोर पड़ सकती है। भारत खुलकर टकराव में नहीं जाएगा, लेकिन अपनी मौजूदगी ऐसे बढ़ाएगा कि आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय संतुलन उसके पक्ष में झुकने लगे। सबसे बड़ी संभावना यह है कि यह इलाका अगले कुछ साल लो इंटेंसिटी तनाव में रहेगा, न पूरी शांति न पूरी जंग। पर इस दौरान जो देश आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक धैर्य दिखाएगा वही आगे निकलेगा। अगर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में सफल नहीं होता तो उसका रणनीतिक दबदबा धीरे धीरे कम हो सकता है। और अगर भारत धैर्य और संतुलन बनाए रखता है तो वह बिना गोली चलाए इस खेल में बढ़त ले सकता है।